बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्को और एनालिसिस के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तो पहला पार्ट आपने देखा, अगर आपने नहीं देखा तो पहला पार्ट इस पार्ट से पहले मैंने अपलोड कर दिया था। सबसे पहले उसको देखें, फिर इस वीडियो को देखना शुरू करें। तो चलिए जी, अब इनकी परवीन सुहानी के इंटरव्यू की अब बातें जो मजीद इन्होंने की वो सुनते हैं, फिर एंड के ऊपर अपना इसके ऊपर तजिया देंगे, इसके ऊपर तबसरा करेंगे और फिर इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। चलें सबसे पहले वीडियो देखना शुरू करते हैं। टकराहट के रुकने से जुड़ा हुआ है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने बात की और उनके सेक्रेटरी ने बात की, रात भर बात चली और रुका। लेकिन इस बीच और मुल्कों से भी बातचीत चल रही थी, यानी चीन से बात चल रही थी, सऊदी अरब भी इसमें शामिल था और ईरान भी शामिल होगा और दूसरे मुल्क भी शामिल होंगे। तो यह जो पूरा विराम हुआ है, इसके पीछे की डायनेमिक्स को आप हमें समझा पाएंगे? देखिए, ये क्या रहा होगा, हुआ क्या कि 6 और 7 की रात की एयर पावर की लड़ाई के बाद, ये मेरी असेसमेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो खबरें आनी शुरू हो गई थी वो ये थी कि जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डोवल साहब हैं, उन्होंने अब रूबियो को कांटेक्ट कर लिया है। अब वो क्या कर रहे थे दूसरी तरफ मुझे नहीं मालूम। फिर पता चला कि इन्होंने और भी कंट्रीज़ को कांटेक्ट किया है, सऊदीज़ को किया है, यूएई को किया है, टर्की को किया है, सबको, और हर एक से, ये चाइना को किया है, वांग ही से बात करी है। वांग ही और ये जो है वो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं बॉर्डर इशू के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि हम चाहते थे और वो भी चाहते थे कि ये लड़ाई आगे ना बढ़े, पर सवाल ये है कि इन लोगों को ये कहना, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को, इन सब से, इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब एक तो ये निकला कि जो हमने इतनी कोशिश करी इतने साल कि साहब हम पाकिस्तान से बड़े हैं, हमें दोनों को हाइफनेट मत करो, तो आपने खुद ही हाइफनेट कर दिया दोनों को कि ये करिए। और दूसरा, बार बार ये बोलना कि हम संयम से काम कर रहे हैं और ये आप लड़ाई रुकवाइए, दूसरों बाहर वालों को कहना, इससे तो साफ पता जाहिर होता है कि साहब आप जो है इस बात को यहीं रफा दफा करना चाहते थे और आपकी सोच थी। ये कैसे बनी मैं जानता नहीं हूँ, सलाह दी होगी उनके सलाहकारों ने कि हमने जैसे बालाकोट किया था, बालाकोट में हम जो थे उनकी एयर स्पेस में घुस गए थे, अब हम उनकी एयर स्पेस में नहीं जाएंगे और यहीं से कर देंगे तो वो चुप बैठ जाएंगे। ये सोच थी, जो मेरा असेसमेंट है। तो सोच ही गलत थी। वही मैं आपसे कह रहा था, सिक्योरिटी टीम को चेंज करिए। नहीं, क्योंकि पहले दिन से आम आदमी ये कह रहा था, हाँ, कि इसका जवाब मिलेगा, इसका जवाब मिलेगा, तो फिर सिक्योरिटी तो एक इसमें क्या है, ये एक हमने वो बना दिया है नैरेटिव पिछले 11 साल में कि साहब हम जो है पीओके को ले सकते हैं, वापस ले लेंगे। वो ठीक है, 1994 में एक वो किया था, पार्लियामेंट रेजोल्यूशन हुआ था, पास करा गया था जब ये नरसिम्हा राव की सरकार थी कि साहब ये है, ये हमारा हिस्सा है। अब पार्लियामेंट रेजोल्यूशन करना वो एक बात है, बार बार रक्षा मंत्री को बताना कि हम ले सकते हैं, हम ले सकते हैं, तो आप जो है जनता की एक उम्मीद बढ़ा देते हैं कि हम में इतनी ताकत है, हम ले सकते हैं। साहब आप नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि अब क्या हुआ है, अप्रैल 2020 से ईस्ट लद्दाख में पीएलए आके बैठा हुआ है, दूसरी तरफ आपका पाकिस्तान बैठा हुआ है, बल्कि जो आपका सियाचिन है और जो कश्मीर है वो बिल्कुल जो है दोनों तरफ से दबा पड़ा है। और आगे की बात सुनिए, 2010 के अंदर चाइना के प्राइम मिनिस्टर आए थे इंडिया, प्रीमियर वेन जियाबाओ, जब सरकार थी मनमोहन सिंह सरकार थी, तो उस समय चाइनीज़ की जो एम्बेसी थी यहाँ, उसने डिक्लेयर कर दिया कि हमारा जो बॉर्डर है, हमारा बॉर्डर हिंदुस्तान के साथ सिर्फ 2000 किलोमीटर का है, सिर्फ 2000 किलोमीटर का। और उनसे पूछा गया जयशंकर साहब से, उस समय जयशंकर हमारे एम्बेसडर थे चाइना के अंदर, तो उनसे पूछा गया कि साहब ये बोल रहे हैं 2000 है, आप बताइए कितना है? उन्होंने कहा हमारा बॉर्डर जो है चीन के साथ वो 3488 किलोमीटर है, इन दोनों को आप घटा लीजिए, 1488 किलोमीटर जो है वो चीन मानता ही नहीं है बॉर्डर है। कौन सा है वो लद्दाख है। वही लद्दाख है जो आज चीन अब क्लेम कर रहा है, आज चीन क्लेम कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश भी मेरा है और लद्दाख भी मेरा है, ये वही बॉर्डर है।
तो आप ये समझ लीजिए कि हमने अपनी सिक्योरिटी सिचुएशन को कितना जटिल, कितना मतलब डेंजरस बना के रख दिया है। एक तरफ तो हमने उम्मीद लोगों की बढ़ा दी है कि हम पीओके ले सकते हैं, और दूसरी तरफ हालत ये है कि हमारी जो थ्रेट्स है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि किसी ने सोचा ही नहीं था कि वो 370 हटाने से क्या होगा। वो उनका यही था, बीजेपी का आप कोई भी देख लीजिए, इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो, उसमें होता था 370 हटा देंगे, 370 हटा देंगे, तो वो हटाना था। किसी ने ये नहीं बताया इनको, सरकार को, कि इसको हटाने का नतीजा क्या होगा। अब वो नतीजा आपके सामने आ गया है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने एक बात और कही थी, और आप इसके पहले के इंटरव्यूज़ में कहते रहे हैं कि इसमें भारत ने गलती की है। बल्कि आपने जिस एक शब्द का इस्तेमाल किया था वो बहुत कठोर शब्द था, आपने ब्लंडर कहा था। ये ब्लंडर है, तो जिसकी पूरी देश वाहवाही कर रहा है। विपक्ष के सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम साथ खड़े हैं और हम इसका समर्थन करते हैं। आप उसे ब्लंडर कह रहे हैं। ये समझना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक इतना महत्वपूर्ण फ़ैसला जिसका देश के जनजीवन पर बहुत गहरा असर पड़ने वाला है, उसके भविष्य पर पड़ने वाला है, अगर वो ब्लंडर है तो फिर हम उसका समर्थन कैसे कर सकते हैं? देखिए, ब्लंडर वो कैसे है? इसमें दो बातें बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये है कि सबने ये कहा कि जब बहुत दुखद हादसा हुआ 22 अप्रैल को जब पहलगांव के अंदर, तो कहा कि इंटेलिजेंस फेलियर हो गया है। सबने कहा, मैं उसको इंटेलिजेंस फेलियर नहीं मानता हूँ। जी, ये भी आप कह चुके उसका हैं। रीज़न ये है, देखिए, हमारी सरकार ने ये डिक्लेयर कर दिया, ये हटा के 370 को, कि अब कश्मीर नॉर्मल हो गया है। अब अगर वही बात बार बार आपके टेलीविज़न चैनल बताएंगे, मेन लाइन टेलीविज़न जो है वो सब ये जो है बात करेंगे, तो लोग जो होते हैं वो जाना ही चाहते हैं छुट्टी पे कश्मीर की तो अट्रैक्शन है ही है। तो पिछले साल भी कोई 2.5 से 3 करोड़ बताते हैं वहाँ टूरिस्ट गए थे। अब वो 2.5-3 करोड़ जो थे वो फैले ही होंगे ना हर जगह। तो अगर वो वहाँ नहीं होता हादसा तो कहीं और हो जाता। वो क्यों होता? क्योंकि जो टेररिस्ट होता है 10 में से 8 बार उसको फ़ायदा होता है, उसका इनिशिएटिव होता है, क्योंकि वो 2-3 में चलता है, कम लोग होते हैं, वो तय कर सकते हैं हमें कहाँ पर मारना है, किस वक्त मारना है। इनिशिएटिव उनके पास होता है, सिक्योरिटी फोर्स के पास नहीं होता। सो द वेरी फैक्ट कि आपने ये तो डिक्लेयर कर दिया कि साहब न्यू नॉर्मल, अब ये नॉर्मल हो गया है कश्मीर, पर आपने फ़ौज तो वहाँ से निकाली नहीं, तो नॉर्मल कैसे हुआ ये किसी ने पूछा ही नहीं। अच्छा, अगर ये नॉर्मल हो गया है, जो चीफ मिनिस्टर है उमर अब्दुल्ला, उसके पास लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए था, पैरामिलिट्री उसके अंडर होनी चाहिए थी, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास दे दिया आपने, तो वो नॉर्मल तो था ही नहीं। अगर ये हादसा कहीं वहाँ नहीं होता, कहीं और हो जाता शायद। अब दूसरी बात सुनिए, हमने ये कहा है कि साहब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है, टेररिस्ट कैंप पे मार के हमने मारा है, हमने पाकिस्तान की मिलिट्री को नहीं छुआ। सवाल ये नहीं है कि आपने उनको छुआ कि नहीं छुआ, सवाल ये है आपने पाकिस्तान की सरहद के अंदर असला भेजा है, आपने उनकी सॉवरेनिटी को ब्रीच किया है। तो ये कहना साहब कि वो पाकिस्तान जो है वो रिटेलिएट कर रहा है, वो उधर से जवाबी हमला कर रहा है और हमारे मिलिट्री टारगेट्स को कर रहा है, तो वो तो होना ही था। किसी भी मुल्क के अंदर अगर आप किसी भी मुल्क की, और अगर वो मुल्क जो है सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशन है, छोटा मोटा मुल्क नहीं है मिलिट्री टर्म्स में पाकिस्तान, ये आप मान के चलिए, छोटा वैसे है, उनकी इकॉनमी ख़राब है, वो 10 प्रॉब्लम्स है, वो अलग है बात, छोड़िए उसको। मिलिट्री टर्म्स में वो कमज़ोर मुल्क नहीं है। तो ये कहना कि साहब हमने टेररिस्ट पे किया था अटैक, और प्राइम मिनिस्टर ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनको हमारा साथ देना चाहिए था इसमें। हाँ, ये उन्होंने कल कहा। अरे जनाब, आपने उनकी सॉवरेनिटी को तोड़ दिया तो उसको रिएक्ट तो करना ही था। हमारी कोई तोड़ के देखे, हम रिएक्ट करेंगे, और हम क्यों करेंगे कहीं पर, हम तो मिलिट्री टारगेट्स पे हिट करेंगे, तो वही आपको रिस्पांस मिला। तो कहने का मतलब ये है, इसको बात ये नहीं है कि अच्छा फिर आपने क्या किया, हम ये कहा कि साहब हमने टेररिस्ट कैंप, अरे साहब वो सब टेम्प्रेरी है। वो आज यहाँ एक टेररिस्ट कैंप, कल वहाँ होगा, परसों वहाँ पर होगा।
हासिल क्या किया आपने वो बताइए। जब तक आप मिलिट्री टारगेट्स पे नहीं मारते, पाकिस्तान मिलिट्री से जंग नहीं करते, कैसे होगा? अच्छा, अब आप कहते हैं कि हम संयम से काम कर रहे हैं। देखिए, ऑपरेशन के टाइम संयम का मतलब होता है कि आप लड़ना नहीं चाहते। नहीं, देखिए ये एक, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। आप बार बार अगर अभी देखिए, हमारे ये तीनों सीनियर ऑफिसर्स ने ब्रीफिंग दी मीडिया को और बोला कि वी हिट द टेररिस्ट कैंप्स और हम वी डोंट वांट एस्केलेशन। तो साहब आप करने क्योंकि क्या करने गए थे आप वहाँ? आपको एस्केलेशन के लिए तो तैयार रहना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो उसने मार दिया मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है, ये सारी चीज़ को हमें एक ठंडे दिमाग से सोचना है कि मारने का उनको क्या मतलब हुआ, उनकी सॉवरेनिटी को ब्रीच करने का मतलब क्या हुआ। अब हमारा दुश्मन कौन है, हमारे सामने कौन है, उसके पास क्या असला है। इंस्टेड ऑफ ये देखें कि पाकिस्तान के पास क्या है, अरे साहब आप बैठ के देखिए कि चीन के पास क्या है जो वो उसको दे सकता है। लड़ाई आपकी चीन के साथ हो रही है थ्रू पाकिस्तान। ये वही बात है जो अभी यूक्रेन में हो रहा है। खैर हाँ, नेटो जो है वो तो नेटो तो बीच में आ ही गया है, लड़ाई कर रहा है। ये शायद गलत मैंने मिसाल दे दी थोड़ी सी। हाँ, पर जो चीन है, चीन हाथ नहीं दिखाएगा, उसको दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। चीन आपको अपना बराबर समझता ही नहीं है, इस लायक नहीं समझता। नहीं वो नहीं देखिए, इस समय मैं थोड़ा सा और टॉपिक बदल देते हैं, आराम से बात हो ही रही है तो। देखिए, इस समय शी जिनपिंग ने कहा था कुछ 2018 में कि दुनिया में वंस इन अ सेंचुरी चेंज हो रहा है, बदलाव आ रहा है जो 100 साल में कभी नहीं आया। वो बदलाव क्या है? बदलाव सिर्फ इस कारण से है कि चीन एक बहुत तगड़ा मुल्क बन गया है, यहाँ से बदलाव शुरू होता है। और ये जो है अमेरिका को कबूल नहीं है, तो सारी जड़ ये है। और कैसे बना है वो तगड़ा? वो लड़ाई नहीं कर रहा है, वो कामयाब हो गया है। चीन कामयाब हो गया है और वो कामयाबी जो है वो अमेरिका और वेस्ट वो थ्रेट देख रही है उसको। जैसे विकास कहा जाता है। अरे साहब, वो विकास कर रहा है मुल्क, वो कैसे थ्रेट हुआ विकास? आप समझाइए मुझे। अच्छा, अब वो कहते हैं कि आप अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं, सैन्य शक्ति बढ़ा रहे हैं। वो तो भाई बढ़ाएंगे ना। अगर आप देखिए वेस्ट पैसिफिक जो है उसमें आज की डेट में 360 मिलिट्री बेसेस हैं अमेरिका की। आप किसी भी मुल्क को 360 बेसेस से घेर लीजिए तो क्या करेगा? वो ताकत ही तो बढ़ाएगा अपनी आपसे लड़ने के लिए। वो वही कर रहा है। देखिए, मैं एडवोकेसी नहीं कर रहा हूँ चाइना की, मैं आपको एक रैशनल बता रहा हूँ कि दुनिया बदल रही है, हमको भी समझना है, हमको समझना है सिक्योरिटी इक्वेशंस बदल रही है। ये भी कह देना कि दिस इज़ नॉट अ एरा ऑफ वॉर। अरे साहब, दिस इज़ द एरा ऑफ वॉर। ये तो उल्टा सच है। क्यों सच है? क्योंकि पूरा शिफ्ट हो रहा है दुनिया के अंदर। यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, मिडिल ईस्ट में लड़ाई चल रही है, चाइना पे वो दबाव डालने में लगे हैं, वहाँ पर देखिए वो वेस्ट टूट रहा है उनकी। तो क्या हो रहा है ये? दिस इज़ द एरा ऑफ वॉर। इस एरा ऑफ वॉर में आप जब शांति से रह सकते हैं तो आप क्यों नहीं रहना चाहते? अच्छा, कैसे रह सकते हैं शांति से? देखिए, सार्क है आपके पास, आप सार्क को, चलिए मैं रुक जाता हूँ, शायद आपके कुछ सवाल होंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ हाँ, लंबा होने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि हम समझना चाह रहे हैं जी। मैं सिर्फ इस चीज़ यहाँ थोड़ा रोकना चाह रहा था आपको, क्योंकि एक साथ दो बातें कही जा रही हैं कि दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि दरअसल अभी जो सेंट्रल फोकस है वो वॉर अगेंस्ट टेरर है। और ये पिछले कई वर्षों से, दशकों से ये बात चल रही है, और वहाँ से वो सेंटर हिला ही नहीं है। तो अभी जैसे मैंने आज इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ा और बाकी अखबारों को, जिसमें इस बात की बड़ी तारीफ़ की जा रही है कि इन्होंने इसको एक ग्लोबल इशू में कन्वर्ट कर दिया है, वॉर अगेंस्ट, ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेरर, उसका ये हिस्सा है। तो ये दोनों चीज़ें कैसे साथ चल रही हैं? यानी आप टेरर को कह रहे हैं कि अब दिस इज़ द सेंट्रल थिंग एंड वॉर इज़ नॉट। देखिए, आज की डेट में ये जो मैं बता रहा हूँ चेंजेस हो रहे हैं, जो सबसे बड़ा डिफाइनिंग चेंज है जो पूरी
जियोपॉलिटिक्स को हिला देगा वो है यूक्रेन की लड़ाई। मिडल ईस्ट की नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों। वो यूक्रेन की लड़ाई है। वो इसलिए है क्योंकि यूक्रेन की लड़ाई में जो है आपके पास एक तरफ रशिया है जो एक ग्रेट पावर है और दूसरी तरफ आपका नेटो है। अगर नेटो हारता है इसका मतलब ये है कि पूरा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो अमेरिका ने बनाया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो गिर जाता है। और उसके अंदर चाइना भी इन्वॉल्व है, क्योंकि अभी देखिए चीन के प्रेसिडेंट गए थे वहाँ विक्ट्री डे परेड में गए थे, मई 9 को थी वहाँ पर विक्ट्री डे परेड, तो वो भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। जो रिश्ता है चीन का और रशिया का बहुत गहरा है। वो कन्वेंशनल वॉर हो रही है, वो वॉर ऑन टेरर नहीं है। वो वॉर ऑन टेरर का ज़माना निकल गया, वो निकल गया ज़माना। वो 9/11 था, उसके बाद जब वर्ल्ड यूनिपोलर हो गया, वर्ल्ड यूनिपोलर हुआ दिसंबर 1991 में, जब सोवियत यूनियन हारा नहीं, टूट गया, ढह गया, उस समय हुआ। तो उसके बाद 9/11 हो गया। 9/11 से फिर अमेरिका ने कहा नाउ देयर इज़ अ ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। देखिए अब जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, मिडिल ईस्ट में अगर आप ध्यान से देखें तो बात कन्वेंशनल लड़ाई की हो रही है, क्योंकि वहाँ पर अमेरिका ने क्या किया है, अब जो नेतन्याहू साहब चाहते हैं कि ईरान से लड़ाई हो जाए। अब ईरान की जो सपोर्ट है उसका एक हिस्सा है ये हिजबुल्ला, ये हुतीज़ और ये हमास, ये एक हिस्सा है उसके। तो वो एक मिक्स्ड हाइब्रिड वॉर है। पर ये कहना कि वॉर ऑन टेरर, मेरे हिसाब से इस समय जब इतनी शिफ्ट हो रही है, दुनिया जो है कन्वेंशनल वॉर की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है। आज जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम अमेरिका की टेररिज्म नहीं है, उनको कोई लेना देना भी नहीं है। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मिलिट्री पावर, मिलिट्री शक्ति चाइना की। वो चाइना के साथ टेररिज्म नहीं कर रहे हैं। तो देखिए हमें अपने जो कॉन्सेप्ट है, सोच है, उसको थोड़ा अलग करना पड़ेगा। ये ठीक है कि पाकिस्तान ने हमारे साथ 34 साल ये काम किया है, 1991 से ये प्रॉक्सी वॉर चल रही है, ये सही है। पर अगर आप उसको गहरी तरीके से सोचिए तो ये क्यों चल रही है? वो इसलिए चल रही है क्योंकि 1991 से हिंदुस्तान की कोई भी सरकार, ये बीजेपी सरकार नहीं, कोई भी सरकार और कोई भी मिलिट्री लीडरशिप ने ये नहीं सोचा कि साहब अगर हम अपनी मिलिट्री ताकत इतनी बना लें कि पाकिस्तान को लगे कि अगर मैं ये करता रहूँगा तो खतरा है, तो बंद कर देगा। यानी जिसको आप असल डिटरेंस कहते हैं, उसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल डिटरेंस। हमने कभी वो बनाया ही नहीं, हम इसी में लगे रहे कि साहब हम ये काउंटर टेररिज्म करेंगे। तो आज भी जो हमारा नैरेटिव है वो एक पुरानी दुनिया का नैरेटिव है। ये कहना कि एंड ऑफ वॉर, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ वॉर, इट इज़ द एरा ऑफ वॉर, because all these shifts are taking place and these are big shifts in the world, and it is the era of terrorism. No, it is not the era of terrorism. terrorism का era तो कभी था ही नहीं, because definition terrorism की अलग है, अलग मुल्क के लिए। वो इसलिए बन गया era of terrorism just because अमेरिका ने डिक्लेयर कर दिया, प्रेसिडेंट बुश ने 9/11 के बाद, कि now there is a global war on terror, तो उसको सबने ज्वाइन कर लिया। तो वो तो बहुत पुराना नैरेटिव है। तो हमारी जो सोच है उसको भी मेरे को लगता है बदलना चाहिए। और देखिए ये प्रधानमंत्री का काम नहीं है, ये काम है प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी टीम का। अरे साहब ये क्या कर रहे हैं, इनको सोचना है। मैं प्रधानमंत्री को इसमें कोई दोष नहीं देता। हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री उस सिक्योरिटी टीम को बना रहे हैं, उस सिक्योरिटी टीम के साथ हैं, तो फिर अच्छे लोगों को बुलाइए ना। पॉलिटिकल लीडरशिप उन्हीं की है। अरे साहब तो ढंग के लोग एडवाइज़र ले आइए ना। हाँ, तो आप कह रहे हैं आप दोष नहीं देते? नहीं, इसलिए नहीं देता क्योंकि उन्होंने एडवाइज़र गलत चुने हैं, पर एडवाइस जो है वो इसलिए गलत आ रही है। हाँ, तो आप सही एडवाइज़र ले आइए, आपको सही एडवाइस मिल जाएगी। हाँ, जिसे आप डोवल डॉक्ट्रिन भी कह सकते हैं। अरे वो साहब कोई डॉक्ट्रिन वगैरह नहीं है। हाँ, जैसे तो कहा जाता है उसको ग्लोरीफाई करने के लिए, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। चलिए, मैं जिस एक प्रश्न को आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो ये कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक और बात कही, वह थी, और जो ज़्यादा चिंताजनक थी, उन्होंने कहा पाकिस्तान से अब कोई बात नहीं होगी।
अब बात सिर्फ दो मसलों पर होगी, आतंक के मसले पर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मसले पर। उसके अलावा कोई बात नहीं होगी। आप इसको किस प्रकार देखते हैं? क्योंकि यह एक तरह का गतिरोध है, एक तरह का स्टेलमेट है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से बात ही नहीं करेंगे, तो फिर आप पहुंचेंगे तो इसमें क्या है, इसमें हमारा, मैं जैसे आपको समझाता हूँ, हमारा नुकसान हो रहा है हमारी फॉरेन पॉलिसी का। मैं आपको बताता हूँ मैं ये क्यों कह रहा हूँ। देखिए, चाइना का और पाकिस्तान का गहरा रिश्ता है। जितने भी हमारे साउथ एशिया में मुल्क हैं छोटे छोटे, भूटान को छोड़ के, सब ने ज्वाइन करा हुआ है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। 2014 में मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि नेपाल में सार्क की समिट हुई थी। वहाँ 3 मुल्क थे, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, जिन्होंने ये मांग रखी कि चीन, जिसका एक ऑब्जर्वर स्टेटस है सार्क में, उसको हम फुल मेंबर बना दें। वो इंडिया को, मोदी सरकार को मंजूर नहीं थी। तो वो कुछ ऐसा हुआ कि 2016 में उरी में अटैक हो गया। तो 2016 जो था, उस समय पाकिस्तान के अंदर सार्क की समिट थी, हमने जाने से मना कर दिया। तो जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल था, 2016 में हमने सार्क को छोड़ दिया और हमने अब फोकस किया बिम्स्टेक के ऊपर। अब बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक जो है, 2 मुल्क हमने निकाल दिए सार्क के, पाकिस्तान और मालदीव्स। मालदीव्स मुस्लिम कंट्री है, उन दोनों को हमने निकाल के उनकी जगह 2 और लगा लिए, म्यांमार और थाईलैंड, बिम्स्टेक के अंदर। पर आपने ये एक पूरा वैक्यूम क्रिएट कर दिया जिसको हम बोलते हैं जियोपॉलिटिकल स्पेस। अब क्या होगा, ये सिंदूर के बाद मैं आपको आगे की कहानी सुना रहा हूँ। अब क्या होगा कि पाकिस्तान की जो प्रेस्टीज थी दुनिया में, वो फिर से ऊपर हो गई है इस एक एक्शन से, हमारे एक्शन से। यहाँ तक ऊपर हो गई है कि बांग्लादेश ने बयान दिया है खुलेआम कि हम अपनी एयर स्पेस जो है इंडिया को के लिए बंद कर रहे हैं। ये बयान आया है। तो अब बांग्लादेश, मालदीव्स, ये पाकिस्तान, अब जो है चाइना के यहाँ फुटप्रिंट्स और बढ़ेंगे। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि ये जो छोटे छोटे मुल्क हैं, क्योंकि हम बहुत बड़ा मुल्क हैं और इन सब छोटे मुल्कों का किसी का भी आपस में बाउंड्री नहीं है, सबकी बाउंड्री सिर्फ हिंदुस्तान के साथ है। तो चाहे चाइना का यहाँ पे पड़ रहा था अफेक्ट, फुटप्रिंट्स पड़ रहे थे, पर फिर भी एक ट्रेडिशनल हमारी होल्ड थी। अब वो कमज़ोर हो जाएगी। अब सवाल ये है कि अगर आपकी मिलिट्री पावर अगर ये असेस करी गई इतनी अच्छी नहीं है, तो ये जो छोटे छोटे मुल्क है, चाइना अगर उसकी मदद कर सकता है, चाइना वो कहेंगे हमारी मदद कर सकता है। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ही, हमारी डेवलपमेंट में मदद करेगा। इसके अलावा और देखिए क्या होगा। पहली बात तो ये है कि और हमारी जो स्पेस थी, मेरे हिसाब से फॉरेन पॉलिसी की, जो हमने ऑलरेडी खो दी थी एक गलत फॉरेन पॉलिसी से, वो और चली जाएगी। दूसरी सुनिए, ये जो अमेरिका है, अमेरिका जो आज हमारी इतनी मदद कर रहा था अभी तक, वो इस अजम्पशन पे कर रहा था कि वो हमें मिलिट्री बुलवार्क बना सकता है इंडियन ओशन रीजन में चाइना के अगेंस्ट, के खिलाफ, चाइना के खिलाफ बना सकता है। अब वहाँ पे भी तो लोग बैठ के सोचेंगे ना कि ये हुआ क्या ऑपरेशन सिंदूर। हम उसके ना बताना चाहें या ना उसकी करें इन्वेस्टिगेशन या नहीं बताते हम, पर लोग तो देख रहे हैं ना कि हुआ क्या। तो उसमें क्या होगा कि अब वो भी सोच में पड़ जाएंगे। अच्छा, ट्रंप तो वैसे ही डीलिंग करते हैं, उन्होंने एक बयान दे दिया कि अब जो है मैं ट्रेड पाकिस्तान के साथ भी करूँगा, मैं ट्रेड चाइना इंडिया के साथ भी करूँगा, और पाकिस्तान से भी मुझे प्यार है, इंडिया से भी मुझे प्यार है। आपने सारे रास्ते खोल दिए हैं। जो फॉरेन पॉलिसी उनकी कंस्ट्रेन हो रही थी साउथ एशिया में, यू हैव सेट इट फ्री। नॉट ओनली दैट, जो आपका बड़ा रोल था एज अ मिलिट्री बुलवार्क अगेंस्ट चाइना, हेल्पिंग अमेरिका इन द इंडियन ओशन रीजन, उसमें भी एक शक का दायरा आ गया है। दिस इज़ द फॉरेन पॉलिसी इम्प्लीकेशन ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। ये जो शक का दायरा है, या जिसे आप
कमज़ोरी कह रहे हैं, जो हमारी कमज़ोरी है। जब पूछा गया फ़ौज के प्रवक्ताओं से और बाकी लोगों से कि वाकई हुआ क्या, यानी पाकिस्तान जो कह रहा है कि हमने हिंदुस्तान के 5 जहाज़ों को, लड़ाकू जहाज़ों को मार गिराया, और उनमें से कुछ के बारे में बाहर के लोग भी कह रहे हैं कि वो पक्की खबर है, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से बिल्कुल खामोशी रखी गई है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर के जारी रहने का एक मतलब ये भी है, जो फिर सेना के प्रवक्ता ने कहा कि लॉसेस हुई हैं लेकिन अभी ये वक्त नहीं है। इस पूरी चीज़ को आप कैसे देखते हैं? और जिसमें आपने कहा कि कयास आराई हो रही है और बाहर के लोग तो जानते हैं। देखिए, ये जो ऑपरेशन सिंदूर था वो बेसिकली क्या था, वो सिर्फ एक रात की लड़ाई थी, 6 और 7 की रात की, एयर ऑपरेशंस बाय बोथ साइड्स। बाकी जो भी कुछ हुआ है अगले 3 दिन, वो न्यू नॉर्मल है, जो इन्होंने बना दिया, जो बन गया है अब न्यू नॉर्मल। वो जो अब बात कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया ये न्यू नॉर्मल है, उसकी कोई अहमियत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपने एक न्यू नॉर्मल तो बना ही दिया है, पॉज कर दिया है उसको, तो वो भी न्यू नॉर्मल पे ही काम करेंगे अपना। अच्छा, वो जो एक रात का हुआ था वो सबसे इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उस रात को हमारे भी जहाज़ उड़े थे, उनके भी जहाज़ उड़े थे अपनी साइड पे, दोनों ने किसी की एयर स्पेस के अंदर नहीं आए। तो बेसिकली जिसको हम बोलते हैं स्टैंड ऑफ वेपन्स, उसके साथ उन्होंने दागा। पर उन्होंने क्या किया, 7 तारीख को ही उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जहां इंटरनेशनल मीडिया को बुला लिया, और जो पाकिस्तान एयरफोर्स के नंबर 3 अफसर हैं एयर मार्शल औरंगज़ेब अहमद, उन्होंने ब्रीफिंग दी, और उस ब्रीफिंग में उन्होंने नक्शा लगाया और नक्शा लगा के समझाया कि अब जो हम लड़ाई लड़ेंगे उसको उन्होंने बोला ये एक नई लड़ाई है जिसको हम न्यू आर्ट ऑफ वॉर बोलते हैं, जिसको उन्होंने नाम भी दे दिया मल्टी डोमेन ऑपरेशंस। जो मैं आपसे पहले जिक्र कर रहा था कि अभी तक हम दोनों की डॉक्ट्रिन एक थी, वो बदल गई है। तो उन्होंने उसको समझा भी दिया कि ये हुआ, उन सब लोगों को समझा दिया। तो जो उनकी समझ में आया उन्होंने अगले दिन जाके लिख दिया कि साहब ये इनका क्लेम है, उनका दावा है, पाकिस्तान का दावा है कि आपने 5 इंडिया के जहाज़ों को गिरा दिया। अच्छा, अब जब हिंदू के रिपोर्टर ने पूछा हमारे एयर मार्शल भारती से, जो हमारे डीजी एयर हैं, कि साहब वो ऐसी रिपोर्ट आ रही है, आप इसको क्लैरिफाई करिए, तो उन्होंने ये कह दिया कि देखिए लॉसेस तो दोनों तरफ होते हैं, तो ये तो कबूला गया कि लॉस हुआ है, पर उन्होंने कहा कि अभी हम टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो जब तक ये ख़त्म नहीं होगा हम इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। तो अब प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है कि वो तो ख़त्म ही नहीं होगा, उसमें तो पॉज लगी हुई है, वो हमेशा चलता तो रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन साइड उस पर बोलने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, अगर आप नहीं बोलेंगे तो इंटरनेशनल मीडिया तो पाकिस्तान के दावे को मानेगी। अच्छा, पाकिस्तान के दावे में ख़ास बात क्या थी, पहली बार चीन का एक ऐसा जहाज़ J-10 और एक ऐसी मिसाइल PL-15, उसने उसका कॉम्बिनेशन था जिसके बारे में वेस्ट को, वेस्टर्न कंपनीज़ को पता तो था कि ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। फिर हमने क्या देखा कि देखिए ये जो होता है ना, स्टॉक एक्सचेंज होती हैं, वो इन चीज़ों को नोटिस करती हैं कि क्या क्या हो रहा है, माहौल क्या है। तो नेक्स्ट मैंने ये देखा कि जो चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन है, जो मैन्युफैक्चरर है J-10 के, उनका स्टॉक तो बढ़ गया, और डेसो एविएशन जो मैन्युफैक्चरर है रफ़ाल के, उसका स्टॉक गिर गया। तो अरे भाई, तो कुछ तो हुआ है ना उस रात को। तो आप अगर उसको क्लैरिफाई नहीं करेंगे, और दूसरी बात देखिए, जैसे बताया कि जो ऑपरेशन सिंदूर था ये लड़ाई नहीं थी, ये क्राइसिस सिचुएशन थी। इसी वक्त पे ही तो इंफॉर्मेशन वॉर होती है। हमारे यहाँ तो जो ये कर रहे थे, मतलब देख के मतलब अफसोस हो रहा था, जो हमारे टेलीविज़न पे हो रहा था, नौटंकी चल रही थी यहाँ पे, वहाँ भी हुई होगी नौटंकी, मैं दिखी नहीं, पर वहाँ उन्होंने कुछ सीरियस काम भी कर दिया। इसलिए जब भी आप मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं
उसको हमेशा उसमें जोड़िएगा रियल इन्फॉर्मेशन भी, जिससे कि वो पूरा नैरेटिव जो है Credible लगे। क्रेडिबल लगे। उन्होंने वो कर दिया, तो उसको पिक कर लिया। अब सारे जो जर्नल्स हैं, दुनिया के अखबार हैं, ये है वो है, अरे साहब उन सब ने लिखना शुरू कर दिया। तो ये तो पलड़ा जो है वो फिर अब आप क्लियर ही नहीं कर रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? हाँ, लेकिन जनता को ऐसा लग रहा है, और कल के भाषण को जिस तरह रिपोर्ट किया गया प्रधानमंत्री के, और उसके पहले फ़ौज की तरफ से जो ब्रीफिंग हुई है, उससे जनता को लग रहा है कि हमने कोई कारगर तरीका निकाल लिया है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान डर गया है। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हमने तो इसलिए रोका कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, और फिर उसने वादा कर दिया कि अब हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। तो मैं इन दोनों चीज़ों को समझ नहीं पाया कि अगर पाकिस्तान ने यह कह दिया है कि हम अब नहीं करेंगे और तब आपने रोका, तो फिर ऑपरेशन सिंदूर के जारी रहने का क्या मतलब है? हाँ, तो देखिए ऐसा है कि अब अंदर की बातें क्या हुई हैं वो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। बिल्कुल नहीं। अच्छा, हम सिर्फ इस बात से पता कर सकते हैं कि इवेंट्स क्या क्या हुए हैं, क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो पहली बात तो ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बोलते हैं ऐसे, तो वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, हमें अच्छा लगता है, मैं भी खुश हूँ, बहुत अच्छी बात है। बल्कि वो अब एक यात्रा भी निकाल रहे हैं, शायद अभी आज से शुरू हो गई तिरंगा हाँ, यात्रा। तो बिल्कुल है, हौसला अफजाई करिए मुल्क का, उसमें हर्ज क्या है, सब खुश रहें, अच्छी बात है। हमने हरा दिया पाकिस्तान को, पर वो देखिए उसमें क्या है, असलियत तो असलियत रहती है, उसको तो आप छुपा नहीं सकते। अच्छा, पाकिस्तान उस दिन हारेगा, मैं आपको बताऊं, जिस दिन चीन हार जाएगा। ये आप बात मान के चल लीजिए, ये वो पाकिस्तान नहीं है। अब पाकिस्तान मिलिट्री टर्म्स में तब हारेगा जब चीन हारेगा, और आप चीन को नहीं हरा सकते, बात ख़त्म। अच्छा, अभी तो यहाँ भी खबर आई थी कि हमारे NSA हैं डोवल साहब, उन्होंने इसको फ़ोन किया, उसको फ़ोन किया, सेक्रेटरी रूबियो को फ़ोन किया। तो सच्चाई ये है, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसको पॉज लाने में, ऑपरेशन सिंदूर को, इसमें कोई शक नहीं है। और उसका रीज़न बहुत सिंपल है कि हमारे रिश्ते जो हैं मोदी सरकार के अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हैं, और हम उनको कभी ना कुछ करते ही नहीं है। हमें वो रिश्ते मेंटेन कर रहे हैं। और जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, तो वो भी साहब हमारे जैसे ही हैं, उनको भी अपने रिश्ते मेंटेन कर रहे हैं। उनको भी $2.4 बिलियन का IMF लोन मिल गया। अच्छा, इसमें एक मज़ेदार चीज़ देखिए कि जिन लोगों को हम कहते हैं हमारे दोस्त हैं, G7 कंट्रीज़, UK, फ्रांस, अमेरिका, सब ने उस लोन के लिए क्लियर किया है कि पाकिस्तान को मिल जाए। तो अच्छा लगता है, आप हाथ मिलाइए, आप गले लगिए, विच इज़ वेरी गुड, बट दैट इज़ नॉट फॉरेन पॉलिसी। जिसका मतलब ये हुआ कि पिछले 10 साल की कम से कम जो विदेश नीति है वो इस वक्त नाकामयाब दिखलाई पड़ रही है, क्योंकि दुनिया के किसी मुल्क ने हमारा साथ खुलकर नहीं दिया। मैं इसको थोड़े अलग तरीके से बात करूँगा कि जो 10 साल की हमारी विदेश नीति है वो गलत थी। वो गलत इसलिए थी क्योंकि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं शिवशंकर मेनन, सॉरी ये जयशंकर, हाँ सॉरी जयशंकर। तो इन्होंने कहा है बार बार कि मैं 40 साल से फॉरेन पॉलिसी कर रहा हूँ और मेरा रिश्ता या मेरा इंटरेक्शन अमेरिका के साथ 40 साल का है। दिक्कत ये। अच्छा जी, तो पहले वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो मेरी अब बातें सुनने के तो आप मूड में नहीं होंगे। बहरहाल नीचे ना कमेंट में आपने जो समझा, जो आपने सुना, कमेंट में आपने अपनी राय का इजहार जरूर करना है। और कितनी बड़ी बात इन्होंने कह दी है कि जो चीन और पाकिस्तान है वो एक हैं, और अगर आप चीन को नहीं हरा सकते तो फिर भूल जाएं कि आप पाकिस्तान को भी हरा सकते हैं, क्योंकि आपकी जंग पाकिस्तान से नहीं बल्कि साथ में चीन से भी है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान एक ही हैं। और जो भी चीन का हथियार होगा, जो भी चीन वेपन बनाएगा, वो सारे पाकिस्तान को मिलेंगे और पाकिस्तान वो सारे खरीदेगा। तो J-35 पाकिस्तान खरीद रहा है, और भी एयर डिफेंस सिस्टम में भी मजीद इम्प्रूवमेंट पाकिस्तान लाने जा रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान करने जा रहा है। और बाकी आपने इनकी सारी गुफ्तगू सुनी ली है,
तो ये होता है जब कोई सेंसिबल बंदा, जब कोई बंदा जिसको किसी चीज़ की समझ हो वो बात करता है तो वो किस अंदाज से करता है। ये कोई पाकिस्तान का दोस्त नहीं है या पाकिस्तान इसको कोई बहुत अच्छा नहीं लगता। ये अपना इंडिया का मुहिब्बे वतन इंडियन है और ये अपनी कौम को वो हकीकत बता रहा है जो उनका मीडिया और उनकी हुकूमत उनको नहीं बता रही। तो बाकी सारी बातें आपने सुनी ली हैं, तो मज़ीद आप बात सुनने के मूड में भी नहीं है और मैं भी बात करने के मूड में नहीं हूँ। तो अब तक के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।